नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर इनकम टैक्स। हाँ जी दोस्तों, आज बात करने वाला है सेक्शन 44 AE के बारे में, जो कि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। जो गुड्स कैरीज का बिजनेस करते हैं, जो ट्रांसपोर्टर गुड्स कैरीज का बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए ये स्कीम है जिसके अंदर आपको प्रेजम्पटिव बेसिस पे आप इनकम टैक्स पे करते हैं। चलिए उसको डिटेल में समझते हैं, क्या होता है ये प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AE के अंदर। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे और आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम समझेंगे कि सेक्शन 44 AE के अंदर कैसे आपको प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 44 AE के अंदर आपको प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम मिल जाती है। ये 44 AE की स्कीम क्या है और किसको मिलता है? ये जो स्कीम है वो सभी पर्सन को मिलता है, हर एक पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, फॉर्म हो या कंपनी हो। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ SSC को मिलेगा। कोई भी ऑप्ट कर सकता है, कोई भी SSC ऑप्ट कर सकता है इस स्कीम को। कौन से बिजनेस 44 AE को ले सकते हैं? यहाँ पे SSC के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि कौन से ऐसे बिजनेस जो एलिजिबल होंगे 44 AE के। तो यहाँ पे एलिजिबल बिजनेस के बारे में बात करें तो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से दोस्तों, यहाँ पे इस स्कीम को वही बिजनेस ले सकते हैं जो गुड्स कैरीज का बिजनेस कर रहे हैं, फ्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग गुड्स कैरीज का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो ट्रांसपोर्टर है, जो गुड्स माल को ढोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या कमीशन बेसिस पे गाड़ी को हायर कर रहे हैं और माल एक जगह से ढोते हैं दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे उन सभी बिजनेस के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है, जिसके पास खुद की 10 से ज़्यादा गुड्स व्हीकल नहीं है, माल ढोने वाली जो गाड़ी है वो 10 से ज़्यादा नहीं है, वो इस स्कीम को ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर आपके पास 10 से ज़्यादा गाड़ी है तो आप इस स्कीम को नहीं ले सकते हैं। फिर आपको नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखानी होगी अपनी ITR के अंदर। मतलब कि अगर 10 से कम व्हीकल है आपकी, गुड्स व्हीकल जो भाड़ा ढोने वाली गाड़ी है, माल भाड़ा ढोने वाली गाड़ी है, अगर 10 से कम है तो उस केस में आप इस स्कीम को ले सकते हैं। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, यही कंडीशन है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे जो मिस्टर कुमार है वो बिजनेस कर रहा है गुड्स कैरीज का। ठीक है, माल ढोने का है, एक जगह से माल ढोता है दूसरी जगह पे रखता है और उसके बदले वो पैसा लेता है। जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया, GTA हो गया, ये बोल सकते हो आप, एक तरह से GTA हो गया। ठीक है, तो इसमें जो उसकी खुद की व्हीकल है वो 9 गुड्स व्हीकल है प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी 9 गाड़ी खुद की है जिसका यूज़ करके वो माल ढोता है और उसके बदले वो पैसे लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इस स्कीम को क्या ऑप्ट कर सकता है, सेक्शन 44 AE को? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 10 से ज़्यादा व्हीकल होंगे, गुड्स व्हीकल जिसका यूज़ करके आप माल ढो रहे हैं और अपना भाड़ा चार्ज करते हैं, तो उस केस में नहीं ले सकते। अब यहाँ पे मिस्टर कुमार जो है उसके पास 9 व्हीकल है ओनली, तो वो एलिजिबल है, इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो सेक्शन 44 AE को ले सकता है और प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे किया जाएगा, मतलब कि इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाएगा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 AE के अंदर। देखो, सेक्शन 44 AE के अंदर 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हैवी गुड्स व्हीकल की कैलकुलेशन अलग है, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल की कैलकुलेशन अलग है। तो 2 तरीके से कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं हैवी गुड्स व्हीकल की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो हैवी गुड्स व्हीकल की जो कैलकुलेशन होगी वो 1000 पर टन, जो ग्रोस व्हीकल वेट है उसका 1000 पर टन के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है तो उस केस में 7500 एवरी मंथ के हिसाब से इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप 12 से कर सकते हैं, पूरे साल का अगर इनकम निकालेंगे, जितने भी महीने गाड़ी उसके पास थी, ठीक है, खुद की, तो उतने महीने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7500 से, उसके हिसाब से निकलेगा। और यहाँ पे जो व्हीकल का ग्रोस व्हीकल वेट होगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई होगा पर मंथ। मान के चलिए कि अगर ग्रोस व्हीकल वेट यहाँ पे 10 टन है तो 10 टन मल्टीप्लाई 1000 होगा। ठीक है, तो एक महीने की इनकम यहाँ पे निकल जाएगी 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये पर मंथ की इनकम, और ये मल्टीप्लाई होगा 12 से, यानी 1,20,000 रुपये इसकी इनकम मानी जाएगी, डीम्ड इनकम मानी जाएगी। और यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो साल का पूरा निकलता है 90,000, तो 90,000 यहाँ पे डीम्ड इनकम मानी जाएगी।
आप इससे कम नहीं दिखा सकते नॉर्मल गुड्स के व्हीकल के केस में, और हैवी व्हीकल के गुड्स के केस में 1,20,000 से नीचे नहीं दिखा सकते। इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे गुड्स कैरीज का मतलब क्या है? गुड्स कैरीज का मतलब या हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लोज 14 और 16 उसके हिसाब से माना जाएगा। गुड्स कैरीज का मतलब हो गया कि ऐसे व्हीकल जो गुड्स को मतलब कि माल को ढोने के लिए यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे गुड्स कैरीज व्हीकल के अंदर आ गए। और हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब हो गया कि ऐसे गाड़ी जो भारी माल को ढो सकते हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर हो गए, कंटेनर हो गया, ठीक है, रोड रोलर हो गया, तो ये हैवी गुड्स व्हीकल के अंदर आते हैं, जिनकी क्षमता जो होती है 12,000 किलो से एक्सीड होती है, ठीक है, तो ये हैवी गुड्स व्हीकल के अंदर आ गए। अभी चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान के चलिए कि मिस्टर खुश बिजनेस कर रहा है गुड्स कैरीज का, ठीक है, और उसके पास व्हीकल है जो कि हैवी गुड्स व्हीकल के अंदर है और 14,000 टन किलोग्राम उसका वेट है, ग्रोस वेट है। तो इनकम कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया हैवी व्हीकल गुड्स के केस में 1,000 पर टन के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से, यानी 1,000 मल्टीप्लाई 14 से हो जाएगा, यानी 14,000 रुपये इसकी पर मंथ की इनकम डीम्ड इनकम मानी जाएगी, और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन 12 से होगी, टोटल इनकम के रूप में काउंट होगा। देख सकते हैं सबसे पहले क्या किया कि 14,000 किलोग्राम है, यानी 14 टन हो गया, यानी 1,000 मल्टीप्लाई 14 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ गुड्स व्हीकल कितने हैं इसके पास? नंबर ऑफ गुड्स व्हीकल 8 हैं इसके पास। मंथली इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? तो 14,000 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 14,000 तो ये आ गया, 1,000 मल्टीप्लाई 14 कर दिया, तो फिर इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दी, तो 1,12,000 मंथली इसकी इनकम आ गई सेक्शन 44 ए के हिसाब से, डीम्ड इनकम, ठीक है। अब ये अपनी मंथली इनकम कितनी डिक्लेयर कर सकता है? वो 1,12,000 डिक्लेयर कर सकता है या फिर इससे ज़्यादा, लेकिन इससे कम नहीं कर सकता। अगर इससे कम करेगा तो फिर उसे ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिजम्पटिव स्कीम से कम इनकम को डिक्लेयर कर रहा है। ये केवल 1 मंथ का है, इसकी मल्टीप्लिकेशन 12 से होगी तो पूरे साल की इनकम निकल जाएगी, ठीक है। यानी 12 महीने की जो इनकम हो गई वो हो गई 13,44,000, यानी 13,44,000 की अपनी डीम्ड इनकम को डिक्लेयर करेगा अपनी ITR के अंदर। ये तो था दोस्तों एग्जांपल हैवी गुड्स का। अभी मैं बात करता हूँ नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है। मान के चलिए कि मिस्टर खुश है जो गुड्स कैरीज का काम, जिसके पास 6 गुड्स व्हीकल है जो कि लाइट व्हीकल है, हैवी व्हीकल नहीं है, ठीक है। अब उसने सेक्शन 44 AE को ऑप्ट किया है, तो वो अपनी इनकम कैसे दिखाएगा? तो देखो इसकी जो इनकम कंप्यूट होगी वो 7,500 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगी, यानी 7,500 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 6 गुड्स व्हीकल है तो 45,000 रुपये एक महीने की इनकम आ गई। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 12 से होगी, तो 12 मतलब कि पूरे साल की इनकम 5,40,000 होगी। अब ये इसकी इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे 5,40,000 है। अब ये इनकम अपनी जो इसकी डीम्ड इनकम निकली वो ये डिक्लेयर कर सकता है या फिर इससे ज़्यादा कर सकता है, इससे कम नहीं करेगा। अगर इससे कम कर देगा वो, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आप जो इनकम की लिमिट डिफाइंड है उतना ही दिखा सकते हैं, उससे कम दिखाएंगे तो ऑडिट कराना पड़ जाएगा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को लिया है तो क्या क्या आपको अलाउंस मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। डिसअलाउ या अलाउंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अलाउ होंगी और क्या क्या चीज़ें डिसअलाउ हो जाएंगी। दोस्तों अगर यहाँ पे आपने इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे लिया है तो इस केस में SSC को परमिट नहीं किया जाता है कि वो इसके अलावा और कोई डिडक्शन ले सकता है। जैसे सेक्शन 30 से लेके 38 के बीच जो भी डिडक्शन है वो नहीं ले सकता, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया तो वो भी नहीं ले पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोविजन जो है वो पार्टनरशिप के केस के अंदर क्या है, क्या क्या मिलेगा इन पार्टनरशिप को, डिसअलाउ क्या होगा, अलाउ क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पे जो पार्टनर्स की रेमुनेशन होती है, इंटरेस्ट होती है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 40B के अंदर डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पे जो डिडक्शन है, इनकम जो कंप्यूट होगी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से जो इनकम कंप्यूट होगी, उसके बाद उनको यहाँ पे रेमुनेशन और इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 40, 40A, 43B के अंदर ये कवर होती हैं जो कि डिसअलाउ नहीं है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर। डिसअलाउ कौन से होंगे? सेक्शन 30 से लेकर 38 तक डिसअलाउ होंगे, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ हो जाता है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई डेप्रिसिएशन होगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन पार्टनर की रेमुनेशन और इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, उसका डिडक्शंस मिल जाएगा उसको।
जो डिसअलाउंस है सेक्शन 40, 40A, 43B वो उसके ऊपर डिसअलाउ अप्लाई नहीं होता अगर आप सेक्शन 44A को लेते हैं तो। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे सेक्शन 44A को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले लें तो क्या यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों चलिए समझते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का प्रोविजन है। तो यहाँ पे इस तरह की एसएससी को जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को सेक्शन 44A को ले रहे हैं तो उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाती है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना होता है क्योंकि सेक्शन 44AA के अंदर इस तरह के एसएससी जिसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को लिया है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये उसी केस में मेंटेन करते हैं जब इनके ऊपर ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 44AB का अगर प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होगा। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अगर आपने ऑप्ट किया है सेक्शन 44A को, उस केस में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करना होगा। यहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाता है अगर आप सेक्शन 44A को लेते हैं तो। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है लोअर इनकम। सेक्शन 44A के अंदर जो डीम्ड इनकम डिफाइंड है क्या उससे कम की इनकम को दिखा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एसएससी जो सेक्शन 44A के अंदर इनकम कवर है उससे कम की इनकम को नहीं दिखा सकता। अगर वो ऐसा दिखाता है तो उस केस में उसको सेक्शन 44AB के हिसाब से ऑडिट कराना पड़ जाएगा। क्या यहाँ पे हायर इनकम को दिखा सकता है सेक्शन 44A को लेने के बाद? बिल्कुल दोस्तों, आप अपनी हायर इनकम को दिखा सकते हैं। अगर डीम्ड इनकम से आपकी इनकम हायर होती है और अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी हायर इनकम दिखानी है तो आप डीम्ड इनकम से ज़्यादा दिखा सकते हैं वैल्यूज़ को, हायर इनकम को दिखा सकते हैं। जैसे कि 7,500 पर मंथ की इनकम है, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन 12 से कर देंगे तो 90,000 रुपये पूरे साल का आएगा। और अगर आपकी इनकम आप दिखाना चाहते हैं इससे ज़्यादा, ठीक है, आप 1 लाख रुपये दिखा सकते हैं, ठीक, हायर इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं और जो भी आपका टैक्स होगा उसके हिसाब से आप टैक्स पे करेंगे। लेकिन 90 से अगर आपने कम दिखाई अपनी इनकम, 90,000 से कम दिखाया तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा जो सेक्शन 44AB के अंदर है, और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा जो सेक्शन 44AA के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों ये था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। जब भी आप इस स्कीम को ले तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।